जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। वास्तु की इस पॉडकास्ट में मैं सभी श्रोतागण और हमारे साथ उपस्थित जाने माने वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर शिव प्रसाद वर्मा सर उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों का श्रोतागण का स्वागत करती हूं और हमारे साथ उपस्थित डॉक्टर शिव प्रसाद वर्मा सर का भी स्वागत करती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आप मेरे कहने पर इस पॉडकास्ट में, जो कि वास्तु की बेसिक, अर्थात मैं चाहती थी कि आम जनता के लिए कोई ऐसा पॉडकास्ट हम लोग चालू करें जिससे कि आम जनता को भी ये समझ में आए फ्रॉम द बिगनिंग कि वास्तु होता क्या है और वास्तु के लिए, मतलब वास्तु की जो आज के समय में शंकाएं फैली हुई हैं, लोगों को जो डाउट्स हैं वास्तु को लेके, वो सभी उनके क्लियर हो सके। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। सबसे पहले मैं सभी श्रोतागण को ये बताना चाहूँगी कि हम ये पॉडकास्ट मतलब जो कर रहे हैं वो इसलिए किया जा रहा है ताकि आप लोगों को वास्तु फ्रॉम द बिगनिंग समझ में आए, आम जनता को भी ये पता चले। एक आम आदमी जो रहता है उसको ये क्लियर हो कि वास्तु होता क्या है और वास्तु के बारे में कि कहाँ से शुरू हुआ, वास्तु में क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए, इसलिए शुरू किया गया है। मैं सबसे पहले हमारे साथ उपस्थित वर्मा सर का इंट्रोडक्शन, एक परिचय, सभी जानते हैं वर्मा सर के बारे में, पर फिर भी मैं अपने शब्दों में थोड़ा सा परिचय उनका देना चाहूँगी आप लोगों को। वर्मा सर ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। उसके पश्चात उन्होंने पीएचडी स्थापत्य वेद में महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और उन्होंने ज्योतिष में भी आचार्य किया है। उसके पश्चात उन्होंने कई मूल ग्रंथों पे काम किया। आज वो 25 साल से वास्तु की फील्ड में हैं और उन्होंने कई मूल ग्रंथों पे काम किया जिनके की नाम आप जानते होंगे। उनमें से कुछ जो ग्रंथ हैं, मैं तो शायद से कुछ ही बोल पाऊंगी सर, मुझे तो ज़्यादा याद नहीं है। अगर मैंने कुछ गलती की तो प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा मुझे, है ना, जितने मेरे नॉलेज में हैं। विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ, मानसा ग्रंथ, सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ, मयमत, मनुष्यालय चंद्रिका, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, कई ग्रंथों का अनुवाद उन्होंने किया है और उन्हें पब्लिश भी किया। इसके अलावा उनका खुद की एक पुस्तक जो कि कई मूल ग्रंथों का सार है, पत्राचार पाठ्यक्रम, भी उन्होंने पब्लिश किया है। और 45 देवता, जो कि वास्तु का हम कह सकते हैं बेस ही उसी पर आधारित है, उनको भी उन्होंने विस्तार में पब्लिश कर चुके हैं वो। अब सर मैं तो शायद से बहुत कम बोला होगा आपके बारे में, मैं चाहती हूँ आप 2 शब्द बोलें। बस यही है कि ये मेरी हॉबी है और इसमें मुझे आनंद आता है। तो जब पढ़ने गए तो देखा कि कुछ ग्रंथ जो सिलेबस में है, कोर्स में है, वो हिंदी में नहीं है, उनकी कमेंट्री नहीं है, तो इसलिए उनको स्वांताय सुखाय, खुद के सुख के लिए उन ग्रंथों का अनुवाद भी किया, कमेंट्री भी की। बस फिर लगा कि अब ये सबके कार्य में आए, सबके उपयोग में आए, इस हेतु फिर उसको पब्लिश भी कर दिया। तो ये हॉबी है और कई जगह, कई इंजीनियरिंग कॉलेज में, आर्किटेक्चर कॉलेज में एज ए विजिटिंग फैकल्टी भी काम किया है और कर भी रहे हैं। कई जगह बोर्ड ऑफ स्टडी में है, अलग अलग कॉन्फ्रेंस में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ये शोध पत्र होते हैं उसका भी वाचन करते रहते हैं और करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी। थैंक यू सर, मुझे तो आपका आभार व्यक्त करना चाहिए सर। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने वास्तु को बहुत आसान किया है, शायद, मतलब जितना मैं जानती हूँ आपने जियोजेब्रा की फाइल पे भी काम किया, जिससे कि हम मोबाइल पे भी जियोजेब्रा चला सकते हैं और हम डेस्कटॉप पे अर्थात लैपटॉप में भी हम लोग जियोजेब्रा इजीली कर पा रहे हैं आपके कारण, है ना। सबसे पहले मैं थैंक्स कहूँगी आपका इस चीज़ में। अब मैं जो इस पॉडकास्ट का मेन उद्देश्य है कि जो हमारी आम जनता है, जो कि कई लोग ना वास्तु के बारे में कुछ नहीं जानते, जानने के उत्सुक तो हैं, पर कई डाउट जो फैले हुए हैं आज के समय में, वो कम से कम सबके क्लियर हों। तो आज हम इस फर्स्ट पॉडकास्ट में मैं चाहती हूँ आप वास्तु की परिभाषा से शुरू करें कि वास्तु की परिभाषा असल में होती क्या है।
बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। बिल्कुल। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर विषय का आरंभ करते हैं। वास्तु जो है वो एक बड़ा व्यापक विषय है। उसका जो क्षेत्र है, परिभाषा तो मैं करूँगा ही, उसका जो क्षेत्र है वो अणुरणीयान महतो महियान, यानी वास्तु जो है वो पूरा व्यापक है, ब्रह्मांड उसका पूरा क्षेत्र है। ऐसे देखें तो वास्तु को स्थापत्य वेद कहते हैं। स्थापत्य यानी स्थापना संबंधी, वेद यानी ज्ञान। तो सामान्य भाषा में यदि कहें तो जितना भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नॉलेज है वो सारा का सारा स्थापत्य वेद या वास्तु कहलाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफिस का हो, घर का हो, फैक्ट्री का हो, इंडस्ट्री का हो, मंदिर का हो, जितना भी निर्माण संबंधी ज्ञान है वो वास्तु कहलाता है। ये एक डेफिनेशन है। इसके अपन 3-4 डेफिनेशन देख। अभी कहेंगे सुविधा यानी वास्तु, तो दूसरी परिभाषा सुविधा है, एक निर्माण संबंधी ज्ञान है। और वास्तु किसको कहते हैं तो शास्त्र में उसकी और भी परिभाषाएं दी है। एक सरल परिभाषा और देख लेते हैं कि भूमि, भवन, यान और शयन, यानी जो लैंड है जिस पे सारा स्ट्रक्चर बनेगा वो उसका बेस हुआ, फिर भवन हुआ, फिर यान और शयन हुआ। शयन यानी फर्नीचर्स हुआ और व्हीकल्स हुए। तो वास्तु को इस प्रकार से अपन डिफाइन करते हैं जनसाधारण के लिए। सुविधा यानी वास्तु आपने बिल्कुल कहा। बिल्कुल। सुविधा यानी तो कंफर्टेबल जोन में रहना, बिल्कुल, मतलब जो बिल्कुल। इंसान को कंफर्टेबल लगे उसको वास्तु कहा जाता है, आप ये बिल्कुल, कह रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर क्या उसमें ना वास्तु के नियमों का पालन होता है, जो हाँ, वास्तु के बिल्कुल, रूल्स होते बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। वास्तु के पूरे नियमों का पालन होता है। वास्तु बना ही इसीलिए है कि प्रकृति की जो पोषणकारी शक्ति हो वो उसको प्राप्त हो व्यक्ति को, ताकि वो जो कार्य करना चाहता है उसमें वो सफल हो। तो उसमें वेंटिलेशन का ध्यान रखते हैं। ये जो मैंने सुविधा शब्द का प्रयोग किया वो प्लानिंग के रेफरेंस में किया। कि अच्छा। प्लानिंग जब भी आप करो तो वो सुविधाजनक हो, वो वास्तु है। कि जैसे मान लो ड्राइंग रूम देना है, अभी प्लानिंग की बात नहीं कर रहे हैं पर परिभाषा की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से, तो जिधर आपका मेन गेट है, जिधर प्लॉट का ओरिएंटेशन है उसके पास में ही अपन ड्राइंग रूम प्रेफर करते हैं या स्टेयर्स प्रेफर करते हैं। तो ये सुविधा हुई, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो सुविधा यानी वास्तु प्लानिंग के लिए कहा। बिल्कुल। आपने अभी ये भी कहा कि यान, मतलब जो आपने 4 उसके बताए, भूमि, भवन, शयन और यान, है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जिसमें मैं समझी कि शयन यानी फर्नीचर की बात बिल्कुल, कर रहे हैं आप। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। फर्नीचर में वास्तु, है ना। हाँ, फर्नीचर वास्तु तो पूरा जो है फर्नीचर वो, में वास्तु मतलब है ना, रंग वगैरह ऐसे कुछ नहीं ध्यान नहीं रखते नहीं, हैं? उसका जो प्रपोर्शंस होंगे ना, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, बच्चा है, छोटा है, तो उसके लिए चेयर बनाएंगे वो छोटी बनाएंगे। फिर वो जैसे मान लो कोई एडल्ट है तो उसकी जो चेयर्स का डायमेंशंस होंगे वो उसके प्रपोर्शंस में होंगे। तो जब भी हम फर्नीचर की बात करते हैं तो अभी तो विस्तार में जब देखेंगे तब बताएंगे कि व्यक्ति की बॉडी के प्रपोर्शंस में बनेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये जो फर्नीचर में मटेरियल यूज़ होता है, जैसे मान लो पहले के समय में वुड ज़्यादा यूज़ करते थे, तो अलग अलग जो वुड होती है उसकी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। और आपको जानकर शायद ये आश्चर्य भी होगा, ऑडियंस को भी हो सकता है, कि ईंट में, पत्थर में, लकड़ी में ये मेल, फीमेल और न्यूट्रल भी होते हैं। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। जैसे मंदिर बनाना है तो देवता की प्रतिमा, यदि मान लो पुरुष देवता की प्रतिमा बनाना है तो वो मान लो लकड़ी की बनाना है तो वो मेल लकड़ी की बनेगी। अच्छा। हाँ, और यदि पत्थर की बनाना है तो पत्थर की भी क्वालिटी है। तो उसको क्या मतलब, जैसे मतलब जो रहती है उसके गुण, मतलब है ना, प्रॉपर्टीज वगैरह अलग अलग पता जैसे चलती है वुड में ग्रंथों तो में, ऐसे दिया हुआ स्ट्रक्चर, है? वुड में तो स्ट्रक्चर वगैरह देख के पता लगाते हैं। पत्थर में उसको बजा के ऐसे ठोकते हैं तो उसकी जो साउंड होती है उसके थ्रू स्थपति लोग पता लगाते हैं। तो ये विषय की व्यापकता है। तो फर्नीचर का मतलब अभी इतना भी समझें कि कलर्स के अलावा, ठीक है कलर्स तो अपनी जगह है, लेकिन उसके जो डायमेंशंस हैं, उसके जो प्रोपोर्शंस हैं, उसका जो मटेरियल है वो उसका भी ध्यान रखा जाता है। और उसमें सुविधाओं का भी ध्यान। सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ को जब आप देखोगे कभी तो उसमें यंत्र अध्याय है कि वो पलंग भी उसका ऐसा बना है जो आज के सब पलंग से ज़्यादा सुविधाजनक है, और उससे बैठने से कैसी कैसी आवाज़ें आती हैं। तो बहुत अधिक वर्णन अपने को शास्त्र में शयन का, फर्नीचर्स का प्राप्त होता है।
अत्याधुनिक, जी जी जी। नहीं मेरे कहने का मतलब था, देखो शयन यानी आपने तो कहा फर्नीचर है ना, फर्नीचर को मैंने समझा, अभी आपने विस्तार से जी जी समझाया। जी। यान, यान मतलब आप व्हीकल की बात व्हीकल की कर रहे बात कर, हैं, बिल्कुल तो क्या व्हीकल का संबंध भी हमारे वास्तु से हाँ होता हाँ, है? व्हीकल वैसे बहुत ज़्यादा जब आध्यात्मिक दृष्टि से जाते हैं तो विषय अलग है, पर उसको अपन देख लो। व्हीकल यानी जिससे व्यक्ति लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है, उसको वाहन कहते हैं, उसको व्हीकल कहते हैं, उसको यान कहते हैं। तो जैसा व्यक्ति का स्टेटस है उसके अनुरूप उसको वाहन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मान लो आज के समय में कोई स्कूटर का प्रयोग करता है, कोई साइकिल का प्रयोग करता है, फिर कार में भी डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, तो उनका भी जो चयन किया जाता है, उनकी जो आंतरिक सज्जा होती है, क्योंकि रथों का डिस्क्रिप्शन अपने को वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में मिलता है, तो उसकी आंतरिक सज्जा का भी उसमें वर्णन प्राप्त होता है कि कितने भव्य वो यान वाहन होते थे। पर आज के समय में आंतरिक सज्जा कैसे देखेंगे? जैसे आपने कहा कि यान जो है ना, मतलब हर कोई व्यक्ति अपने अनुसार, जैसे देवता का यान वाहन होता था, तो वैसे आज के समय में यदि हम देखेंगे तो फिर हम लोग किस आज के बेस समय में पर उसको उतना डिवाइड करेंगे? उतना ज़्यादा आज के समय में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो लग्जरी कार भी आती है और मान लो बहुत महंगी गाड़ी भी हुई तो व्यक्ति उसको 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में बदल देता था। लेकिन वो जो यान का वर्णन है वो व्यक्ति जैसे मान लो युद्ध के जो वाहन होते हैं, अस्त्र शस्त्र होते हैं, धनुष होते हैं, उनके नाम होते थे, उनका वो विशेष गुण होते थे, उनका प्रयोग होता था। आज के समय बस ऐसे ही समझे कि वो लग्जरी से रिलेटेड है, धन से रिलेटेड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरा एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है आपसे, वो ये है कि जैसे ना आज के समय में वास्तु चल रहा है, ठीक है। पहले के समय में जो हम लोग ग्रंथ हैं, जिनके कई ग्रंथ, जैसे आपने सम्रांगण सूत्रधार को भी मतलब पब्लिश किया है, जी। राजा भोज द्वारा रचित है सम्रांगण सूत्रधार, वो भी 10वीं या 11वीं शताब्दी के आसपास, जितना मुझे नॉलेज है, जी। तो 10वीं या 11वीं शताब्दी के आसपास राजा भोज ने वो ग्रंथ लिखा है ना। तो उस समय जब 10वीं या 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने वो ग्रंथ लिखा, यानी मैं पहला मतलब तो उसका ये समझूं कि वास्तु उस समय भी था। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब लोग वास्तु के अनुसार घर बनाते थे, और आज के समय में वास्तु का चलन बढ़ गया, तो मतलब है ना, बीच के समय में वास्तु इतना नहीं था, तो ऐसा क्यों? देखो, वास्तु तो हमेशा से रहा है, सबसे पहले ये समझना होगा। और जैसे आपने राजा भोज का नाम लिया, तो राजा भोज ने ऐसा माना जाता है कि लगभग 84 ग्रंथों की रचना की विभिन्न विषयों पर। उसमें वास्तु से रिलेटेड 2 ग्रंथ प्रमुख माने जाते हैं, सम्रांगण सूत्रधार और युक्ति कल्पतरु, ये राजा भोज ने लिखे थे। और पुराने ग्रंथों के आधार पर, जो पूरा उस समय चल रहा था, वहाँ तक का जो ज्ञान था, उस नॉलेज के आधार पर लिखे। राजा भोज ने विभिन्न विषयों पर ग्रंथ लिखे। उन्होंने सरस्वती कंठाभरणम भी लिखा, व्याकरण के ग्रंथ लिखे, योग के ग्रंथ लिखे, पतंजलि योग सूत्र पे उनकी कमेंट्री है, आयुर्वेद पे ग्रंथ है उनके, ज्योतिष पे ग्रंथ है, विभिन्न ब्रांचेस पे उनके ग्रंथ हैं। तो उन्होंने उनको कंपाइल किया, उन्होंने उनका कलेक्शन किया पुराने, और कमेंट्री भी की, व्याख्या भी की, और प्रसिद्ध व्याख्या उन्होंने की है। जहाँ तक ये सवाल है कि बीच के समय में लुप्त हो गया था, तो ऐसा है नहीं। जैसे जब सूरज उगता है और बीच में कभी कभी बादल आ जाएं, थोड़ी उसको ढक दें, तो वो दिन रात नहीं हो जाता है। वो थोड़ा सा समय, बीच का कालखंड ऐसा रहा है कि जब विदेशी आक्रांता आए, और ये सब ग्रंथों की जो रचना होती है ये शांति के समय होती है, जब प्रजा जो है, राज्य जो है, वो समृद्ध हो, विद्याओं को राजाश्रय प्राप्त हो, तो ये विद्याएं उन्नति की ओर बढ़ती है। इसी तरह भारत का वो जो गुप्त काल कहते हैं, स्वर्णिम पीरियड कहते हैं, सोने की चिड़िया कहते हैं, उस समय सुख शांति थी, समृद्धि थी, राजाश्रय प्राप्त थे। तो विभिन्न ग्रंथों की, शास्त्रों के अध्ययन, अध्यापन, मनन, चिंतन का कार्य चलता रहा। लेकिन बाद में जब विदेशी आक्रांता आए, तो ये जो विद्या थी ये कहीं गई नहीं। जैसे वो बादल ने सूरज को थोड़ा सा ढका, तो जब आक्रांता आए तो प्राथमिकताएं बदल गई। प्राथमिकताएं जो थी वो सुरक्षा से संबंधित और दूसरे उसमें लग गई, तो ये थोड़ा ढक सा गया। दक्षिण भारत में इसका प्रभाव कम हुआ विदेशी आक्रांताओं का, उत्तर भारत में इसका प्रभाव अधिक था।
लेकिन जैसे एक वेद्य की परंपरा होती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वेद्य का बच्चा पूरा ज्ञान प्राप्त करके फिर वेद्य बनता है, और जो इसी प्रकार जो स्थपति थे, वास्तुशास्त्री थे, भवन निर्माण का कार्य करते थे, जैसे अभी जो सोमपुरा जी की फैमिली चलती है, लगभग 1100 वर्षों की परंपरा वहाँ आज भी जीवित है। ऐसे स्थपति की परंपरा जीवित है, ऐसे ही कारपेंटर्स में विश्वकर्मा कह लो, सुतार कह लो, वो एक तो ये लीनेज पूरी जीवित रही, तभी तो आज बड़े बड़े मंदिरों का जो निर्माण कार्य है वो सोमपुरा फैमिली द्वारा, सोमपुरा परिवार द्वारा कराया जाता है। तो ये कहीं गया नहीं था। हाँ, ऑफ कोर्स कि ग्रंथों का कार्य बीच में कम हुआ, लेकिन हाँ, जैसे मतलब है ना, राजा पहले के टोडरमल थे, तो उनके समय वास्तु सौख्यम ग्रंथ लिखा गया, फिर मनुष्यालय चंद्रिका भी 16वीं शताब्दी में लिखा गया। तो इस प्रकार से बीच में कार्य चलता रहा। सर, आपके कहने का मतलब है कि जैसे ना 16वीं शताब्दी तक हमारे ग्रंथ पब्लिश हुए हैं, उसके पश्चात आज अभी के समय में जो हम बात कर रहे हैं, तो क्या लोग आज भी उन ग्रंथों को फॉलो कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो वैदिक विद्या है ये कालातीत है। अब बहुत विस्तार में न भी जाऊं तो मेरे को ये कहना पड़ेगा कि जितनी भी वैदिक विद्या है, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो योग हो, चाहे वो वास्तु हो, ये कालातीत है। कालातीत का मतलब होता है समय इसको नहीं खा सकता। उसको सार्वदेशिक, सार्वभौमिक, सार्वकालिक कहते हैं। तो जैसे अभी कोविड हुआ तो लोगों ने देखा, योग का महत्व देखा, आयुर्वेद का महत्व देखा, तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से उसमें सारे परिवर्तन की गुंजाइश है। इसलिए ये जो ग्रंथ हैं ये कभी समाप्त नहीं होते और इसका पालन आज भी एज इट इज़ होता है। जैसे वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन है, जियोलॉजिकल कंडीशंस है, उसके अकॉर्डिंग शास्त्र में सारे वो वेरिएशंस दिए हुए हैं। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि जैसे कोई आम व्यक्ति है और वो वास्तु को यदि जानना चाहता है, जैसे कई लोग उत्सुक रहते पर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता जी, और ये उद्देश्य जो इस पॉडकास्ट को लेकर है, वो मेन उद्देश्य यही है कि सबको क्लियर हो जाए, तो आप कौन सा ग्रंथ सजेस्ट करेंगे कि मतलब किसी आम व्यक्ति को भी वो ग्रंथ पढ़ सकता है वो, और वो वास्तु के सही नियमों का, जो कि आज के समय में काफ़ी भ्रांतियाँ फैली हुई है वास्तु को लेकर, तो व्यक्ति को क्लियर हो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो आप उनको क्या पढ़ने के लिए सजेस्ट करेंगे? देखो, मूल ग्रंथ तो थोड़ा सा क्लिष्ट होते हैं, थोड़ा कठिन होते हैं, तो उनकी कमेंट्री पढ़ना चाहिए। मैं थोड़ा विषय को मॉडिफाई भी करता हूँ, क्योंकि मेरे क्या थोड़ा सा विस्तार में बोलने की आदत है कि पहले के समय में जब कोई भी श्लोक कह लो, मंत्र कह लो, ग्रंथ कह लो, तो उसके साथ में फलश्रुति जोड़ते थे। फलश्रुति यानी उसको पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है। जैसे कभी आप देखना, जैसे भगवत गीता जो होती है, आजकल तो खैर मिल जाती है पूरे श्लोक एक साथ, लेकिन पहले जो गीता प्रेक गोरखपुर से पब्लिश होती थी, तो उसमें एक उसका महात्मा का भी चैप्टर होता था। जैसे पहला अध्याय है तो पहले अध्याय के पहले वो एक चैप्टर और जोड़ देते थे, उसमें लिखते थे पहले अध्याय का महात्मा। महात्मा यानी इस अध्याय को पढ़ोगे तो ये बेनिफिट होगा। तो पहले के जो समय के जो शास्त्र होते थे, जैसे मान लो विश्वकर्म प्रकाश है, तो उसमें ये लिख देंगे फलश्रुति, भले ही वो बाद में प्रक्षेपित कर दिया गया और बाद में जोड़ दिया हो कि इसको पढ़ने से ये लाभ होता है। तो जब व्यक्ति ग्रंथ पढ़ता है और उसकी विषय वस्तु देखता है, तो उसको धीरे धीरे ये समझ में आता है कि इसको अपनाने से लाभ होगा। ठीक इसी तरह जो वास्तु के ग्रंथ हैं, उसमें हमारी दृष्टि में राजवल्लभ एक सरल ग्रंथ है और 14 अध्याय का है, तो उसका पठन पाठन से आरंभ कर सकते हैं। पर सर, संस्कृत में श्लोक दिए हुए हैं जी, तो क्या उसकी कमेंट्री इतनी इजी है जो व्यक्ति को समझ में आ पाएगी? इसको प्रचार की दृष्टि से न देखें तो जो विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ है, हमने आम व्यक्ति को ध्यान में रखकर उसकी कमेंट्री की है, व्याख्या की है। उसमें संस्कृत का मूल श्लोक है जिससे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, फिर उसका ट्रांसलेशन है, उसको अनुवाद कहते हैं, फिर उसके बाद उसका भावार्थ है और एक्सप्लेनेशन है। तो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में उनको कैसे अप्लाई करना वो एक्सप्लेन भी किया है। तो एक दो ग्रंथ जैसे पढ़ लेंगे विद कमेंट्री, तो फिर अन्य ग्रंथ आसान हो जाते हैं। मैं समझता हूँ आपका यही प्रश्न था कि कौन सा पढ़ना चाहिए। तो राजवल्लभ पढ़ सकते हैं, विश्वकर्म प्रकाश पढ़ सकते हैं, तो व्यक्ति सरल रूप से व्यक्ति विद्या को धीरे धीरे सीख सकता है। जी
सर जब हम वास्तु की डेफिनेशन देख लेते हैं, जैसे जी वास्तु की परिभाषा हुई, तो दिशाओं के बारे में भी काफी, जैसे पहले 4 दिशाएं सब लोग जानते हैं कि पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर 4 दिशाएं होती हैं, बिल्कुल मुख्य बिल्कुल दिशाएं। वैसे ही 8 दिशाएं भी जानते जी हैं, है जी ना। जी कई लोग 10 दिशाओं की भी बात करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो इसमें क्या डिफरेंस है, मतलब 8 दिशाएं लेके चलना चाहिए कि 10 दिशाएं लेके चलना 10 चाहिए? दिशाएं यानी आकाश और पाताल। जो अपन बिल्कुल। 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो अपन 10 दिशाओं की बात करते हैं, 3 डायमेंशन की बात करते हैं। जब अपन 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो अपन 8 दिशाओं की बात करते हैं, पूर्व आग्नेय दक्षिण नैऋत्य इत्यादि जो दिशाएं हैं, ये 8 दिशाओं की बात करते हैं। ये तो विषय की व्यापकता है। जितना अपन सूक्ष्म जाएंगे, आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो वास्तु में ग्रिड बनाते हैं, पद विन्यास करते हैं, तो किसी भी क्षेत्र को 32 भागों में विभाजित करते हैं, तो वो उसकी व्यापकता है। मोटे तौर पे कहेंगे 4 दिशा, थोड़ा और बारीकी में जाएंगे तो 8 दिशा, फिर 16 दिशा भी फिर मैंने 16 सुना दिशा। है ऑफ ना, कोर्स राइट? इन्हीं मैं के सही बोल रही परम्यूटेशन हूँ ना? कॉम्बिनेशन से 16 दिशा बनती है और उसी के अनुसार फिर कार्य करते हैं। तो 16 दिशा में क्या मतलब जो 45 देवता पद लेके हम लोग चलते हैं, तो क्या उसको भी ऐड किया है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये पद विन्यास भी जैसे 5x5 का जो पद विन्यास होता है, जब किसी प्लॉट को 5, 6 खड़ी और 6 आड़ी रेखा में डिवाइड करते हैं तो 25 खाने बनते हैं, 25 सेक्शंस बनते हैं। तो बाहर की जो आउटर पेरीफेरी होती है उस पर 16 दिशा होती है, 16 देवता होते हैं। देवता यानी प्रकाश, यानी ऊर्जा, यानी उनकी क्वालिटीज़ होती। देखो देखो, भले ये प्रश्न में अभी समाहित नहीं है, तो दिशाओं के गुण दिक्पाल से एक्सप्रेस करते हैं। हर दिशा का एक स्वामी होता है, वो उस दिशाओं की कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण बताता है। वास्तव में इसी का महत्व है, इसी का महत्व है। जी ये तो सर आपने दिशाओं को एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सुनने वालों को भी काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे उसको लेके, कि 16 दिशाएं होती हैं, फिर पद विन्यास होता है जिसको आपने बताया। सर वास्तु के अंदर अगर मैं समझूं तो मतलब ऐसी कौन कौन सी, जैसे आप किसी भी चीज जगह को ले लो, यदि कहीं का वास्तु करते, चाहे किसी घर का ही, फॉर एग्जांपल अपन ने घर ले लिया और घर का अपन वास्तु कर रहे हैं, तो हम क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो वास्तु के अंतर्गत आती हैं? थोड़ा सवाल को और सिंप्लीफाइड करेंगे, यानी घर का क्या ओरिएंटेशन देखना है या हाँ, प्लानिंग मतलब देखना क्या क्या है। चीजें ऐसी होती हैं, जैसे दिशाओं की बात करते हैं, कई लोग लैंड की भी बात की जाती है कि लैंड भी देखना चाहिए, कई कहते हैं कि स्लोप के बारे में। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मतलब कंक्लूड की गई हैं वास्तु के अंतर्गत? देखो, जैसे बताया ना कि ये विषय बहुत व्यापक है। मोटे तौर पे देखें तो सबसे पहले प्लॉट देखेंगे। जब प्लॉट देखेंगे तो उसका लोकेलिटी देखेंगे कि वो प्लॉट कहाँ है। फिर उसका ओरिएंटेशन देखेंगे कि क्या वो मुख्य दिशा में है। इसी तरह उसका स्लोप देखेंगे। ये तो सबसे आवश्यक चीज़ हुई, क्योंकि यदि भूमि ठीक होगी तो उस पर बना हुआ भवन ठीक होगा। और यदि लोकेशन की प्रॉब्लम है, लोकेलिटी की प्रॉब्लम है, सराउंडिंग्स की प्रॉब्लम है, अप्रोच की प्रॉब्लम है, तब तो मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले मतलब आपके कहने का मतलब है कि आप ना, मतलब वो हमारा जो प्लॉट है, मतलब हमारा जो घर है ना, आप बने बनाए मकान की बात नहीं कर रहे हैं, आप भूमि की बात कर रहे हैं, पहले साइट सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो उसमें आप ये बता रहे हैं कि लोकेलिटी का भी महत्व है वास्तु के अंतर्गत। जब भी साइट सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि जैसे आपने भवन की बात की, घर की बात की, तो साइट सिलेक्शन की बात होगी। यदि निर्माण हमको करना है तो सबसे पहले हेयम दुक्खम अनागतम। साइट सिलेक्शन यदि परफेक्ट है तो बहुत सारी समस्याओं से अपन मुक्त हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो साइट सिलेक्शन एक चीज़ हुई। जब साइट आपने सेलेक्ट कर ली तो उसके बाद मिट्टी को देखेंगे। मतलब साइट से कहने का मतलब है कि मेरा घर जहाँ मैं भूमि खरीद रही हूँ, तो मुझे सारी लोकेलिटी देखनी चाहिए। लोकेलिटी देखना है, ओरिएंटेशन और मतलब मैं देखना भूमि है। को पसंद करने के पहले लोकेलिटी को के आधार पर भूमि पसंद करूँ। हाँ, जो अपना मतलब जो व्यक्ति जिस कैटेगरी का है, यदि वो लोअर इनकम ग्रुप का है, मीडियम इनकम ग्रुप का है, हायर इनकम ग्रुप का है, या बिजनेसमैन का एरिया है, या सर्विस क्लास वाले हैं, उनको अपने अनुरूप, अपने समकक्ष एरिया में भूमि का चयन करना चाहिए। मतलब आपके कहने का अर्थ है कि कोई मिडिल क्लास है व्यक्ति, है ना, या लो क्लास है, तो उसको क्या सेम कैटेगरी के हाँ, उसी के आसपास वाले में रहना चाहिए। ऐसा कि प्रोफेशन के अकॉर्डिंग भी होता है? हाँ, कैसे, मतलब जैसे अगर कोई बिजनेसमैन हो तो हाँ। हाँ, तो डॉक्टर है तो डॉक्टर्स की कॉलोनी में यदि होता है तो ज़्यादा अच्छा है। पर आज के समय में मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि व्यक्ति घर भी देखेगा, व्यक्ति ये भी देखेगा अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग कि तो उसको कम से कम प्रोफेशन के ना हो
तो जो उसका आय वर्ग है, जो इनकम ग्रुप जो बिलोंग करता है उसके आसपास लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके पश्चात हमें घर देखना चाहिए। हाँ, वही मतलब साइट सिलेक्शन करते समय लोकेलिटी देखेंगे, ओरिएंटेशन देखेंगे, स्लोप देखेंगे, फिर भूमि यदि फर्टाइल हो तो बहुत अच्छी है, जो उपजाऊ भूमि है तो बहुत अच्छी है। ऐसी कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आसपास मान लो कोई न्यूसेंस है, कोई क्लब है, डिस्को है, मॉल है, तो इससे थोड़ा सा असुविधा होती है। कोई शमशान ग्रह है तो रहने वाले को असुविधा होती है, इसलिए ऐसी साइट को अवॉइड करना चाहिए। मतलब आपने 3 या 4 बातें बताई जो मुझे ना, अगर मैं प्लॉट परचेस कर रही हूँ तो मुझे सबसे पहले लोकेलिटी देखनी रहेगी उसके लिए, अप्रोच फिर उसके बाद मुझे अप्रोच देखनी है ना, मुझे ओरिएंटेशन देखना है, मुख्य दिशा में मेरा होना चाहिए, वी दिशा में नहीं होना चाहिए, है ना। फिर आपने मुझे ये कहा कि वो भूमि है कैसी, है ना, फर्टाइल है कि नहीं है, मुझे वो देखनी चाहिए, है ना। हाँ। ये 4 चीजों को मुख्य तौर पे मुझे लेकर फिर मुझे लैंड परचेज कर लेनी चाहिए, कर लेना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख के टाइटल उसका क्लियर हो फिर लेंगे। और जैसे कोई रेडी मतलब ना बना बनाया घर ले रहा है, या आजकल फ्लैट का चलन बड़ी सिटीज, मेट्रो सिटीज में बहुत ज्यादा है, बॉम्बे, दिल्ली वगैरह, तो उसके लिए क्या आधार लेके चलेंगे? बस वही कि लोकेलिटी पहली चीज, और उस फ्लैट में किस टाइप के लोग रहते हैं, किस इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं, और वो बस यही चीजें फ्लैट उसके लिए भी मतलब मुख्य दिशा को लेके चलेंगे। हाँ, ओरिएंटेशन उसका प्रॉपर हो, लोकेलिटी प्रॉपर हो, सब कमरों में हवा आती हो, बस इन्हीं बातों का ध्यान रखेंगे, सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल निश्चित। बहुत आसान है, मतलब है ना, उसको लेकर मतलब 3-4 कैटेगरीज को लेके अगर मुझे घर सिलेक्ट करना हो बहुत सरल तो, बहुत लेकिन सर जब बना बनाया घर लेते हैं तो उसमें कई चीजों का और भी ध्यान रखना पड़ता होगा, जैसे कि रंग वगैरह को भी देखते हैं। रंग तो ऑफ कोर्स, रंग तो अपन करवा भी सकते हैं। ऑफ वाइट कलर है, वाइट कलर है, क्रीम कलर है, लाइट कलर से इसको शुभ मानते हैं इन जनरल। डार्क कलर्स को अवॉइड करना चाहिए, इन जनरल अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। सर आपने बहुत अच्छे से समझाया दिशाओं को, और मेरी तो बहुत बड़ी ये मतलब लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि आज वो लैंड परचेस करने जा रहे हैं, मतलब प्लॉट खरीद रहे हैं, तो किस प्रकार से किस आधार पर खरीदा जाए। बना बनाया फ्लैट या मकान खरीद रहे हैं तो वो किस बेस को लेकर, मतलब वास्तु के किन नियमों को लेकर उन्हें परचेस करना चाहिए। आज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। सर आपका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ इस पॉडकास्ट में। आपने प्रश्नों का जो आंसर किया बहुत अच्छे से किया। इसके नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं सभी श्रोतागण को भी कहना चाहूँगी कि इस विषय को हम फिर गति देंगे और आगे बढ़ाएंगे, इसी विषय को हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी। जय गुरुदेव। जय।